चलिए अब 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। वीडियो में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ इस शो में मानस जायसवाल और प्रकाश कावा पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बांग से विकास सालुंके और सेंट्रम से नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय से बातचीत होगी मार्केट आउटलुक पर और टेक्निकल से बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया से। साथ ही एक इंटरेस्टिंग मार्केट के बारे में आपको बताएंगे, दक्षिण कोरिया का मार्केट। जी हाँ, कॉस्पी जिसे हम कहते हैं, इसमें ज़बरदस्त तूफ़ानी तेज़ी है। ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर, ये बातचीत होगी कुछ ही देर में इस शो में। लेकिन शुरुआत करते हैं एक थोड़ा सा मार्केट के टेक्सचर के साथ। और देखिए, मार्केट में आज एक क्लियर कट डाइवर्जन है। निफ्टी फ्लैट है, थोड़ा पॉजिटिव बायस है। एक तरफ है निफ्टी आईटी जो मार्केट को रैली में हेल्प कर रहा है। हालांकि निफ्टी आईटी भी डे हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक ये चलने को तैयार नहीं है और बार बार 53,800 टेस्ट कर बार बार वहीं से निफ्टी बैंक फिसलता है। मगर एक अच्छी चीज़, 2-3 दिन की सुस्ती के बाद मिड और स्मॉल कैप में आज जोश लौटा है वापस। मिड कैप इंडेक्स पूरा 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेज़ी है और यही कारण है कि एडवांस डिक्लाइन जो है आज वो अच्छा है, करीब करीब 3:1 का है। आज अदानी स्टॉक्स में अच्छी रैली है। अदानी ग्रीन लीड कर रहा है, इसको सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक था, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी पर आया था जब वो हिंडनबर्ग वाला मामला आया था। 4% के करीब की रैली यहाँ पर आपको इस समय अदानी ग्रीन में दिखाई देगी। इसके अलावा आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में अच्छी रैली है। कोफोज, एलटीएम, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ओएफएसएस, एचसीएल टेक, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स। बीएसई ने आज एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। एंजल वन में अच्छी रैली है। पीबी फिनटेक, आज हमारा चैट जीपीटी का पहला स्टॉक था पीबी फिनटेक, यहाँ अच्छी रैली है। इनफैक्ट अब करीब करीब डे हाई पर आ गया, 2.5% के करीब की रैली है यहाँ पर। वोल्टास, डिक्सन टेक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ तेज़ी है। मंदी वाले स्टॉक्स में एस्ट्रल 5.5% नीचे, आज एस्ट्रल में अच्छी खासी बिकवाली है। इसके अलावा ऊनो मिंडा 3-3.25% नीचे, निपॉन, गेल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय आज आपको थोड़ी सी डिक्लाइन दिखाई देगी। बिरो जी हाँ, ये थी अब तक के बाजार की छोटी सी समरी। अब पैनल से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। मानस जी, प्रकाश सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे। विकास सालुंके, नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। विकास नमस्कार, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के क्या हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल आईटी पैक में अच्छा रनअप यहाँ पे देखने मिलेगा। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में भी अच्छा एक अपसाइड रनअप देखने मिला। केपीआईटी टेक मुझे अभी यहाँ पे इस लेवल पे अच्छा लग रहा है। 724 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से ऊपर की तरफ 750 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 710 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 750 का टारगेट केपीआईटी टेक में देखने मिलेगा। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा वारी एनर्जी। यहाँ पे एक अच्छा एक रिट्रेसमेंट हमने देखा था लास्ट कुछ दिनों में, 3200 3300 से देखने मिला था। कल यहाँ से एक जाते जाते एक अच्छी बाइंग देखने मिली थी। आज ओपन होने के बाद भी वारी एनर्जी में एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है। तो 2970 से 2960 के स्टॉप लॉस से वारी एनर्जी को बाय करना है। 3170 के टारगेट। ओके विकास जी, के दो ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे हैं, एक एक करके आप देखिए। वारी करीब करीब 336 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और दोनों ही आइडियाज लॉन्ग साइड में। सबसे पहले एमसीएक्स एक्सचेंज वाले काउंटर में वैसे ही हम एक काफी अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छी खासी जगह है ऊपरी स्तरों पर। 3,550 से 3,600 तक के लेवल्स फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पर फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी एमसीएक्स के। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा 3,350 का। 3,550 और 3,600 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एमसीएक्स के फ्यूचर्स में। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बायोकॉन। ओवरऑल फार्मा स्पेस पर भी हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है और बायोकॉन उसमें से एक प्रीफर्ड बेट है जहां पर ऊपरी स्तरों पर 445 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो करंट लेवल पर बायोकॉन के फीचर्स को 425 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह होगी। 445 और 450 रुपए तक की अपसाइड हमें बायोकॉन के फीचर्स में देखने को मिल सकती है। ओके, बायोकॉन ये पोस्ट अर्निंग्स अब तक के अगर आप देखें फार्मा के सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्विंग्स थे ऑन द हायर साइड, उनमें से एक शुमार है। बाकी एमसीएक्स बीएससी का हाल तो आपको मालूम ही है। मानस, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, सबसे पहला रिकमेंडेशन मैनकाइंड पे रहेगा। मैनकाइंड में हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 2489 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 2650 2650 तक के टारगेट पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो पतंजलि है। अगर आप देखें तो पतंजलि में लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्टॉक ने 1022 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है।
तो 459 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, 490 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, पतंजलि फूड्स 460 पे आपका बाय कॉल है। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स। मेरा ध्यान है अडानी ग्रीन पर, नॉन आईटी बेस पर 1425 के आसपास ट्रेड कर रहा है अडानी ग्रीन। 1405 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 20 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1450 का पॉसिबल है। दूसरा है स्टॉक पसंद है मुझे, वो है नेस्ले इंडिया। एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। 1443 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉप लगाएंगे 1435 का, 33 का, करीब 20 रुपए का गेन। टारगेट रहेगा 1460, पॉसिबल है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया, चलिए ट्रेड सारी पूरी हुई। एक बार ज़रा फिर देखते हैं मिड कैप इंडेक्स को, क्योंकि यहाँ अच्छी बढ़त है अब। और एक बार कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ आज सुबह से अच्छे मूव्स बन रहे हैं और अभी फ्रेश मूव्स आने शुरू हुए हैं। जहाँ पर एक बार इटर्नल लेकर आएंगे जरा। इटर्नल आज सुबह जब हम निफ्टी लूजर्स की बात कर रहे थे उसमें था, एकदम से इटर्नल में एक ज़बरदस्त मूव आया पॉजिटिव साइड पर पिछले कुछ मिनटों में। ये देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय इटर्नल में आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये मानस जी एक बार चार्ट देखिए इटर्नल का। कोई व्यू स्टॉक पर काफ़ी वीक रहा है वैसे। देखिए इटर्नल वीक रहा है, लेकिन आज स्टॉक कोशिश कर रहा है अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर 247 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 242 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 100 मूविंग एवरेज जो कि 260 है, वहीं पर आपको अपने टारगेट सेट करके चलने हैं। बिल्कुल, इटर्नल में एकदम से मूव आया और इसीलिए मेरी नज़र एकदम से गई इस स्टॉक पर। एक और स्टॉक जिसमें आज मूव आ रहा है, हालांकि काफ़ी वीक काउंटर है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। ये भी अभी डे हाई पर आया, हालांकि इस पर कोई व्यू नहीं लूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक ये स्टॉक रहा है। लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं। एक बार चलिए काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी गुड मॉर्निंग। हर्षा जी एक बात बताइए, ये मार्केट इस समय इतनी बैटल्स फाइट कर रहा है, तेल 110 के ऊपर, कच्चा तेल $96 पर, एफआईएस की लगातार सेलिंग, इस सब के बावजूद थोड़ी रेजिलियंस है मार्केट में। ये क्या रिस्क है यहाँ पर मार्केट में या एक अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पर? अब आपका एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पर व्यू क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। अगर आप ओवरऑल मार्केट का मूड देखते हैं तो एज यू राइटली पॉइंटेड आउट थोड़ा बहुत रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। एंड यूजुअली अगर आप क्राइसिस पीरियड्स को देखेंगे, क्राइसिस खत्म होने से पहले ही मार्केट्स बॉटम आउट होते हैं। तो उस हिसाब से एक तरह से होप बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अगले कुछ हफ्तों में ये जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉकेज जो है वो हटना चाहिए, ये उम्मीद है। अगर होता है तो शायद जो हमने पहले देखा है मार्केट का बॉटम, वो शायद सस्टेन करेगा। लेकिन आज के दिन में कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है, तो उस हिसाब से लेवल्स से ज्यादा हमें वैल्यूएशंस देखने चाहिए। और अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों सेगमेंट में वैल्यूएशंस पिछले 10 साल के एवरेज के हिसाब से काफी ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि आपका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस वैल्यूएशंस पे बन सकता है। जरूर शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो बोलना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। हर्षा जी, मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत इस समय है बड़े बैंक्स, प्राइवेट और पीएसयू दोनों, क्योंकि एसबीआई ने भी काफ़ी गिरना शुरू किया है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में तो लगातार हाई लेवल्स पर सेलिंग आती है। ये स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं और इस समय बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर क्या अप्रोच हुई? क्या एक बास्केट बाइंग की जाए यहाँ पर? देखिए, हमारा व्यू तो बैंक्स पे काफी पॉजिटिव रहा है। पिछले साल तो हमारे ज्यादातर पोजीशंस एनबीएफसीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थे, लेकिन पिछले कुछ 6-8 महीने में हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी वैल्यूएशंस जैसे जैसे अच्छे नजर आए वहां पे पोजीशंस बनाए हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो नेगेटिव्स थे बैंकिंग सेक्टर को लेते हुए, पहला नेगेटिव था आपका क्रेडिट ग्रोथ एक काफी लैकलस्टर लेवल पे आ चुका था। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 महीने देखेंगे, लगातार हर महीना क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है। अभी वो 15-16% के आसपास आ चुका है, जो हमें लगता है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को एक नजर रखते हैं तो ये सस्टेन होना चाहिए।
दूसरी चीज जो बैंकिंग सेक्टर स्पेशली प्राइवेट बैंक्स को इम्पैक्ट कर रहा था एडवर्सली, वो था इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे थे, रेपो रेट कट्स की वजह से आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे दबाव था। वो यहाँ से आगे नहीं रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उस हिसाब से हमें लगता है वो मार्जिन पे जो प्रेशर है था वो भी नहीं रहना चाहिए। तो ओवरऑल बेटर ग्रोथ दिखना चाहिए और मार्जिन्स भी सस्टेन करने चाहिए। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ वैल्यूएशंस में डिस्काउंट हो चुका है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ बेटर रहेगा और एसेट क्वालिटी का ऐसा कोई बड़ा संशय भी नहीं है। तो ओवरऑल इस सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। ओके हर्षा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी पे बात करते हैं। आज आईटी स्ट्रॉन्ग है, कल भी स्ट्रॉन्ग था और ये 2 दिनों के रिवर्सल में इसका एक अहम किरदार है। बट मैं अगर बीते 1 महीने के सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देखूं, वेदर इट्स अर्निंग्स और उसके बाद मेरे ख्याल जो लास्ट इवेंट जिसमें हमने प्राइस डैमेज देखा था वो था ओपन एआई द्वारा वो डिप्लॉयमेंट कंपनी का लॉन्च करना, है ना। प्राइस डैमेज सिवियर हुआ लेकिन फिर भी बाजार स्टॉक स्पेसिफिक रुचि दिखा रहा है। लुक एट कोफोर्ज अच्छा कर रहा है। वहाँ पे जहाँ पे कंपनियों ने एआई कंपनियों को अधिग्रहण किया, जहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखते हैं क्या आईटी में कंस्ट्रक्टिव, या फिर ब्लैंकेट कॉल क्या है आईटी पर आपके इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, अगर सेक्टर का कॉल हमारा देखा जाए तो वो नेगेटिव है। अभी भी हमें लगता है कि एआई का डिस्रप्शन काफी कुछ डिस्कस हो रहा है लेकिन वो नंबर्स में अभी भी विजिबल नहीं है और जब वो विजिबल होगा वैल्यूएशंस पे और असर पड़ सकता है। इसलिए ओवरऑल व्यू नेगेटिव है। लेकिन कुछ आईटी स्टॉक्स हम जरूर पोर्टफोलियो में रखे हैं। एक तो वैल्यूएशन, आई थिंक पूरे सेक्टर में वैल्यूएशन ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन जहाँ पे आउटलुक ठीक ठाक लगता है, मैनेजमेंट गाइडेंस भी एक तरफ से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमारे पोजीशंस अभी भी हैं आईटी सेक्टर में। और ये जरूर ऐसे कंपनीज है जहाँ पे बहुत अच्छे खासे कैश फ्लोज जनरेट होते हैं हर साल। और एक तरफ से डिविडेंड यील्ड जो है इस कंपनीज का ये भी बहुत अच्छा है। और रिसेंटली जो टैक्सेशन चेंज हुआ उसके बाद शायद कुछ कंपनियों में बायबैक भी देखने को नजर आएगा, जिसका मतलब है लोअर लेवल पे डेफिनेटली एक तरफ से सपोर्ट रहेगा। मार्केट जितने भी वोलेटाइल रहे, लोअर वैल्यूएशन लेवल्स पे यहाँ पे एक तरफ से डिफेंसिव बायस रहेगा। तो वो भी हमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में याद रखने चाहिए और कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लेकिन क्या आज के दिन में ओवरवेट होके बहुत एक एग्रेसिव कॉल ले सकते हैं? हमारा व्यू है कि वो अभी भी हम नहीं ले सकते। ओके चलिए, आईटी पे ये व्यू आपका हो गया। बहुत सारे सेगमेंट्स और जिसमें बड़ा प्राइस डैमेज था, ईएमएस। और अगर आप वाइट गुड्स को देखें, वाइट गुड का तो शायद कुछ हद तक मैं ये कहूँगा, और शायद देश के जिस इलाके में हूँ मैं वहाँ पे गर्मियों का आपका इस बार का सीज़न तो वॉश आउट हो गया इन कंपनियों के लिए। उतनी बड़ी सेल्स नहीं हुई, टेम्परेचर उतना ऊपर नहीं गया बड़ी अवधि के लिए। इन दोनों स्पेस पे आपका टेक क्या कॉल लिया आपने इस अर्निंग सीजन के बाद और इस समर सीजन के बाद, या फिर जो चल रहा है सीजन उसको देखते हुए? देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में वैल्यूएशंस तो महंगे ही रहे हैं कुछ पिछले कुछ क्वार्टर से। जरूर हमारे पोर्टफोलियो में 1-2 स्टॉक्स है। हमारा यही उम्मीद था कि कूलिंग प्रोडक्ट्स के जो बिजनेसेस है वो अच्छे करना चाहिए। जैसे सबका अनुमान था कि समर अक्यूट रहेगा, वो शायद पूरा एक तरफ से प्ले आउट नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके पेट्रोलियम प्राइसेस हर हफ्ते बढ़ते रहेंगे और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा तो जरूर पूरे जो जितने भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स हैं वहां पे नेगेटिव्स उभरते आएंगे। लेकिन आज के दिन में कुछ खास नेगेटिव्स नहीं है। तो हम वो जो भी गिने चुने स्टॉक्स जो रखे हैं हम हमारे पोर्टफोलियो में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के, स्पेशली कूलिंग प्रोडक्ट्स के, वो अभी भी पोर्टफोलियो में हम रखे हुए हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम व्यू लेना मुश्किल है। वैल्यूएशन जरूर महंगे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनियों के मार्केट शेयर गेन्स भी हो रहे हैं। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं, अगर आप इस समर सीजन को छोड़ भी देते हैं तो एक डेटा सेंटर्स का जो एक बड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है अपने देश में,
वहाँ पे भी कूलिंग प्रोडक्ट्स की बहुत ज़रूरत होगी। और जहाँ जहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में भी कंपनीज अच्छे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ज़रूर पोजीशन बना के रखनी चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मीनवाइल मार्केट डे हाई पर आ गया और देखिए आप 23,760 पर निफ्टी इस समय, और मज़े की बात यह है कि बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई से दूर है, लेकिन निफ्टी डे हाई पर आया है। और ये देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना बाकी है, लेकिन निफ्टी डे हाई पर आया। और एक दो स्टॉक्स है जिनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पर। रिलायंस लेकर आइए आप एक बजा, रिलायंस डे हाई पर आया, रिलायंस ने एकदम से हेल्प की मार्केट की। और इसके अलावा SBI, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये एक दो और स्टॉक्स हैं। अच्छा आशा जी, अब क्योंकि हम वाइट गुड्स की बात कर ही रहे हैं, मेरा अगला सवाल थोड़ा रिलेटेड स्पेस से है। EMS स्पेस को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि इस अर्निंग सीजन में हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के मूव्स देखे। डिक्सन में बड़ी रैली आई, एम्बर में बड़ा कोलैप्स आया, केन्स में बड़ा कोलैप्स आया। ओवरऑल EMS स्पेस को लेकर एज ए फंड मैनेजर अब आप क्या व्यू रख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है हमारा। जरूर वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके थे, उस लेवल से काफी कुछ प्राइस करेक्शन भी हुआ है और वैल्यूएशंस करेक्ट भी हुए हैं। लेकिन फोकस यही रहेगा कि जहाँ पे ग्रोथ सस्टेनेबल लगता है, जहाँ पे कैश फ्लोज पे कॉन्फिडेंस है और ऑर्डर्स भी और मिलने की उम्मीद है, वही सब EMS कंपनीज में हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इस सेगमेंट में जरूर वैल्यूएशंस काफी हायर लेवल पे पहुंच गए थे, वहां से तो करेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज मूव आए। लेकिन जरूर कुछ स्टॉक्स में तो हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। ओके, और दूसरा स्पेस जो मैं जानना चाहता हूँ जिसने 2-3 साल से पैसा नहीं बनाया लेकिन कुछ साइन आ रहे रिवर्सल के, केमिकल सेगमेंट, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? केमिकल्स हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे इंडस्ट्री का टेलविंड्स फिर उभर के आ रहे हैं, और जो प्राइसिंग पे, मार्जिन पे जो नेगेटिव्स थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे हमें लगता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि काफी सारे केमिकल सेगमेंट्स में क्रूड डेरिवेटिव्स का एक तरफ से लिंकेज रहेगा। अगर वहां पे कोई उतार चढ़ाव होता है प्राइसिंग पे या ट्रांसपोर्टेशन में कोई इश्यूज आते हैं, तो जरूर कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट देखेंगे तो एक एंटी इन्वोल्यूशन का जो चाइना का बात चल रहा है, उससे भी एक तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए। ओवरऑल हमें लगता है कि करीब करीब 1.5-2 साल से इस सेक्टर में प्राइसिंग पे काफी दबाव था, मार्जिन्स काफी वोलेटाइल थे, वो सुधरते हुए नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि सेक्टर भी अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा मौका है मीडियम टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करने का। ओके, अच्छा भाषा जी, पॉसिबली मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न यहाँ पे, NBFCs में बहुत सारे तबके थे जिसमें पैसा बना। आई मीन कन्वेंशनल जो है आपकी NBFCs थी, गोल्ड फाइनेंस को देखिए आप, लेकिन गोल्ड अब जिस तरीके से 155-160 की रेंज में स्टेबल है एक बड़े मूव के बाद, और वर्सेस हाई ऑफ आई थिंक 1.82, NBFCs में आपका इस वक्त रुझान किस तरफ है? HFCs हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, NBFCs, यहाँ पे आप लोग ज्यादा कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर है इस वक्त? वीरेंद्र जी, हमारा ज्यादातर फोकस डाइवर्सिफाइड NBFCs पे है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स पे लेंडिंग होता है। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ साइक्लिकलिटी आपको हर एक लेंडिंग सेगमेंट में शायद दिखाई देगा, लेकिन अगर आप एक डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज के NBFCs को बैक करते हैं तो साइकिल्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और हिस्ट्री में यही हुआ है और हमारा व्यू वहाँ पे पॉजिटिव है। और उसके अलावा कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में, वहाँ पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो पेनिट्रेशन लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं और जैसे ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है हर एक कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेगमेंट में, ये मार्जिन अक्रेटिव भी रहेगा। और ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे भी पोजीशंस होने चाहिए। जरूर यहाँ पे NBFCs के हिसाब से वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन ग्रोथ भी बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन और ग्रोथ का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे बाज़ार की जिसने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। जी हाँ, भारतीय बाज़ार में भले अंडर परफॉर्म किया हो, लेकिन एक मार्केट है एकदम ईस्ट में, वो है दक्षिण कोरिया की मार्केट। यहाँ पर रिकॉर्ड तेज़ी है और जोश इतना हाई है कि लोग लोन लेकर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ये पूरे मूव्स जानते हैं आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग सर। और कोरिया के मार्केट्स को देखकर तो बेहद जेलसी हो रही है। क्या बड़े गजब के मूव्स स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हमारा मार्केट YTD आप देखें तो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन कोरिया की मार्केट आप देखें तो साल की शुरुआत से 70% और पिछले एक साल के रिटर्न आप देखें ना तो क्लोज टू 180-190% के आसपास यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। ये जो कॉस्पी इंडेक्स है इनका, ये महज 4 महीने में एक 5000 के लेवल पे था, सीधे 8000 का हाई बना दिया। बड़े मूव यहाँ पर आपको लगातार देखने को मिले। लेकिन सबसे पहले समझाता हूँ कि कोरिया के मार्केट्स में दरअसल तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि सही समय पर एकदम सही पोजीशन है। AI की बूम चल रही है पूरी दुनिया भर में और कोरिया के मार्केट्स में आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक जो हैं AI टेक ड्रिवन है, डेटा सेंटर के हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो HBM चिप है और SK हाइनिक्स है, सैमसंग है। और ये अगर कॉस्पी का कॉम्पोजिशन के लिहाज से भी देखें ना तो इनका वेटेज बड़ा तगड़ा निकल कर आता है, तकरीबन 40% के आसपास आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स वहाँ पर हमने देखे हैं। अर्निंग्स की ग्रोथ तो देखिए, अब कोरिया की एक और ख़ास बात है कि PE तो सस्ता है लेकिन अर्निंग्स की ग्रोथ सबसे बेहतरीन, तकरीबन 120% के आसपास की देखने को मिली है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो रिटेल निवेशक हैं, अब इनका इंटरेस्ट मार्केट में इतना गजब का देखने को मिल रहा है, आप डेटा जानकर हैरान हो जाएंगे। मार्जिन लोन फंडिंग, ये यानी जैसे MTF हमारे मार्केट्स में, ऐसे वहाँ पर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। लगातार लोग जो है कर्जा ले रहे हैं, स्टॉक्स को प्लेज कर रहे हैं और स्टॉक्स खरीदते जा रहे हैं। और इनफैक्ट ये बूम ऐसी चल रही है कि सेविंग्स अकाउंट के जो टोटल डिपॉजिट है ना, उसमें 5% की गिरावट आ गई है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट का पैसा भी कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। चलिए, सेविंग्स अकाउंट तक तो ठीक है, लेकिन लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसियों को तोड़कर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। 20-21% के आसपास जो है पॉलिसियां टूटी हैं, मार्केट में पैसा गया है। और एवरेज औसतन आप देखें तो लोगों की कमाई भी हो रही है, क्योंकि वहाँ की जो सोशल मीडिया पोस्ट है, अगर आप देखें तो लोग बोल रहे हैं कि यार मैंने इतना कर्जा लिया, मार्केट में लगाया और इतने पैसे बना दिए, तो इसी के चलते फोमो भी हो रहा है। तो इस लेवल पर भी मार्केट में लाइन लगी पड़ी है खरीदारी करने के लिए। अच्छा, लोग पैसा कमा रहे हैं, मार्केट बढ़ता है तो एक कोरिलेशन होता है कि लग्जरी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। अब आमतौर पर वहाँ पर तो ये भी डेटा निकल कर आ रहा है कि रिटेल चेंज है, सुपरमार्केट्स हैं, इसमें भी गजब की बिक्री है। लेकिन आप ये देखिए कि जो महंगी वस्तुएं हैं, इनकी तो क्या ही गजब के क्रेज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। महंगी महंगी टेस्ला, इनकी बिक्रियों में 10 गुने से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। महंगे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इनके फुटफॉल जो है डबल डिजिट में बढ़ चुके हैं। और महंगी गाड़ियाँ जैसे बेंटली, इनकी बिक्री, रोलेक्स की बिक्री कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है। तो कोरिया का मार्केट लगातार बड़े मूव में चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आ गया, लेकिन रिटेल निवेशकों की वहाँ पर जमकर कमाई हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। अच्छा वीरू, ये सब हमने पहले भी देखा है, हमारे यहाँ पे भी एक फेज आया था, हमारे यहाँ हुआ था, है ना। बिल्कुल, एक फ़र्क है, लेकिन एक फ़र्क है, कोरिया में फॉरेन पैसा भी उसी स्पेस से आ रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जो आप इन्फ्लोज देखें वहाँ पर FDIs और FPIs की ऑब्वियसली सेलिंग हुई है वहाँ भी। वो तो खैर एक पूरा ग्लोबल मार्केट का फिनोमिनन है, लेकिन हाँ, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है। और एक जो एस्पिरेशन होती है कि स्टॉक मार्केट से आप पैसा बनाएं और उसके बाद उससे टेस्ला खरीदें, बेंटली खरीदें, जो भी खरीदें, क्योंकि इवेंचुअली हम तो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसका वही होता है ना, कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाकर थोड़ा सा अपनी मटीरियल चीज़ें खरीद रहे हैं। चलिए, खैर फैसिनेटिंग जर्नी है साउथ कोरियन मार्केट की। आगे बढ़ते हैं वीरू। बिल्कुल, चलिए, तो कोरिया के बाद अब चलते हैं एक बार फिर से टेक्निकल सेटअप की तरफ। राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। कोरिया की कहानी सुन के डगमगा ना जाना, आज आप अपना ही हाल बताना, है ना। क्या लग रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या चीज कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, कोरिया की कहानी सुन के अपने मार्केट में भी कभी ना ये बुल रन देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि जिस तरीके से अभी मार्केट इतने समय से एक रेंज में अटका हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट करेगा और हमें भी इस तरीके का एक बुल रन देखने को मिलेगा।
तो आई थिंक व्यू तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉशियस है। रेंज बाउंड ही हमें लगता है कि मार्केट की एक्टिविटी रहेगी। आज भी देखे तो मेजर कॉल राइटिंग 23,700 23,800 की स्ट्राइक पे होते हुए दिख रही, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी भी यहाँ पे बनी नहीं है। वो बनेगी 23,800 का लेवल निफ्टी जब क्रॉस करेगा तो फिर वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। बट जिस तरीके से हेडविंड से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लोज बने हुए हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं एक कॉशियस स्टैंस ही यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर लेते हुए दिख रहे हैं, और वो शॉर्ट कवरिंग अभी भी यहाँ नहीं बनी है। 23,800 के बाद हमें लगता है फिर 24,200 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। बट अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। डिप्स में बाय करें, 23,500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, जब भी डिप मिले तो उसके आसपास बाय करें और प्रॉफिट भी बुक करें करीब 23,800 के आसपास। बैंक निफ्टी मेजर कंसर्न है यहाँ पे 54,200 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए इस मार्केट को, निफ्टी को फर्दर एक ब्रेकआउट देने के लिए, वो थोड़ा सा पेंडिंग ही रहेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी का 54,200 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, हमें लगता है कि यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का ट्रेड अभी भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो 54,200 स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, सेल ऑन राइज का सेटअप है। नीचे में हमें लगता है कि 53,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये टूट जाएगा तो फिर यहाँ पे वापस सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम है, तो फार्मा एक सेक्टर हमें पसंद आ रहा है। पावर स्पेस में हमें लगता है मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ पॉकेट है जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई। कैपिटल मार्केट थीम हमें पसंद आ रही है, जहाँ पे हमें लगता है काफी स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे लग रहे हैं आपको। राजेश जी गुड मॉर्निंग, मैं इसी पर आता हूं फिर। स्टॉक स्पेसिफिक आप इस समय कहां दाम लगा रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट? कौन से स्टॉक्स इस समय आपको बेहतर लग रहे हैं? और अगर आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी बता दें, किस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है? तो आई थिंक अनुज जी, हमें लगता है कैपिटल मार्केट थीम हमने जैसे टच पॉइंट किया, तो यहाँ पे हमें लगता है एंजल वन को बाय किया जा सकता है। और हमें लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक की पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग लग रही है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम यहाँ से 360 370 की तरफ पोजिशनली अगले 2 से 3 महीने में हमें लगता है बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एंजल वन में बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 300 रुपए के आसपास। वहीं हमें लगता है कि फार्मा एक स्पेस है जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे काफी कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा स्पेस में सन फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है और इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो 1850 जो कि इसका मल्टीपल सप्लाई जोन था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्टेबली होते हुए दिखा है। सन फार्मा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम करीब 2020-2040 की तरफ गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखेगा। व्यू होगा 1 से 2 महीने का। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1860 रुपए के आसपास। ओके, सन फार्मा यहाँ पर और एंजल वन पोजिशनली दोनों ट्रेड्स राजेश जी को अच्छे लग रहे हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो को समेट रहे हैं। मार्केट डे हाई के करीब 23,750 पर निफ्टी इस समय, लेकिन आज की असली कहानी है ब्रॉडर मार्केट। 3-4 दिन की सुस्ती के बाद एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार है। ऑलमोस्ट अब 3.5:1 की तरफ बढ़ता हुआ गैप बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। इस शो को समेटेंगे, इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।